गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वैद्युत धारिता चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने पहले 3 चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं, तो उसका नेक्स्ट चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है वैद्युत धारिता। अब धारिता शब्द समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड थोड़े थोड़े छोटे छोटे टर्म्स देख लेते हैं। उनको समझ लेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है इस चैप्टर को आगे कैरी ऑन करने के लिए। तो सबसे पहले उसमें आता है ध्रुवण। ध्रुवण को इंग्लिश में कहते हैं पोलराइजेशन। तो आप सबसे पहले सीखने जा रहे हैं पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन क्या है? जैसे मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र आपने कहीं लगा दिया है, तो वैद्युत क्षेत्र में आपने अगर किसी चालक पदार्थ को रख दिया, तो चालक पदार्थ जैसे यहां पे वैद्युत क्षेत्र माइनस से प्लस की ओर होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। तो अब ये जो चालक पदार्थ है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य करने के लिए ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, यहां पे निकट वाले सतह पर, निगेटिव वाले सतह के पास क्या एकत्रित कर लेगा बेटा, पॉजिटिव, और दूर वाले सतह पर क्या एकत्रित कर देगा, निगेटिव। तो एक विपरीत दिशा में ये वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। जैसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये रही होगी, तो इसने एक इधर वैद्युत क्षेत्र पैदा कर लिया, जिसके चलते ई नेट अंदर क्या हो गया, 0। लेकिन इसमें पोलराइजेशन, इसमें ध्रुवण तो हुआ था, लेकिन उसने उस चालक के अंदर नेट वैद्युत क्षेत्र 0 कर दिया। लेकिन अगर इसी की जगह पे हम कुचालक पदार्थ लेते हैं या नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, तो अगर ये नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता, कुचालक पदार्थ होता, तो उसमें परावैद्युत पदार्थ मान लीजिए, तो ये अगर परावैद्युत पदार्थ लेते तो यहां पर क्या हो जाता, निकट वाले सतह पर इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव आ जाता, इधर निगेटिव आ जाता, होता एग्जैक्टली ऐसा ही। लेकिन हम जानते हैं कि कुचालक के अंदर, यहां पे अगर कुचालक गोला हमने लिया था या अचालक गोला लिया था, तो आपको याद होगा उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता था। तो यहां भी वही कंडीशन है कि इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा। तो वैद्युत क्षेत्र अगर 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब इसमें पोलराइजेशन, ये ध्रुवण तो हुआ है, लेकिन वो उतनी मात्रा में नहीं हुआ है। तो इसके चलते ई नेट नॉट इक्वल्स 0 हो गया है। यहां पे इसमें मान लीजिए ये पहले बाह्य वैद्युत क्षेत्र रहा होगा, ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र, तो इसने विपरीत दिशा में ये वैद्युत क्षेत्र बना दिया। अब इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो इतने परिमाण का वैद्युत क्षेत्र शेष रह गया ना बेटा। तो इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र पैदा हो गया। तो ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र इधर था, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र इधर हो गया, तो नेट वैद्युत क्षेत्र इधर है, लेकिन उसका परिमाण क्या हो गया, घट गया। तो इसका, इस पदार्थ का हम कहेंगे कि ध्रुवण हो गया। तो इस तरह से ध्रुवण आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसकी परिभाषा पर जाते हैं। तो वे परावैद्युत पदार्थ जिन्हें बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उनमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। जब किसी पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, ध्रुवण। फिर से समझ लीजिए, जब किसी पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उत्पन्न वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ही क्या कहते हैं, ध्रुवण। जो इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए प्लस माइनस जनरेट हुआ, तो एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जनरेट हो गया, प्लस और माइनस जनरेट हुआ, तो यहां पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, तो यहां पे एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवण। तो अगर ये ध्रुवण आप समझ चुके होंगे, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उनकी सतह पर प्रेरित आवेश उत्पन्न होते हैं। प्रेरित आवेश उत्पन्न होते हैं। अभी आपने देखा था कि आपने ये पदार्थ लिया था, तो यहाँ प्लस एकत्रित हो गया था, यहाँ माइनस, तो उनकी सतह पर प्रेरित आवेश उत्पन्न होता है। इसको भी ध्रुवण कहते हैं। तो जब किसी
पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ की पीछे हमने परिभाषा बता रखी है कि वे कुचालक पदार्थ जिन्हें बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उनकी सतह पर प्रेरित आवेश उत्पन्न होता है, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो अब इस चैप्टर में हम उसी डेफिनेशन का यूज कर रहे हैं। वे परावैद्युत पदार्थ जिन्हें बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उनकी सतह पर प्रेरित आवेश उत्पन्न होता है, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ का ये क्या हो जाता है? ध्रुवण हो जाता है। तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो दोनों तरह से आप इसको बोल सकते हैं, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा कि वे परावैद्युत पदार्थ जिन्हें बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पदार्थ में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, ध्रुवण कहलाता है। एक तरीका यह है, दूसरा उनकी सतह पर प्रेरित आवेश उत्पन्न होता है। तो ये प्रेरित आवेश उत्पन्न होना यही ध्रुवण है। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट है ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश पोलराइजेशन वेक्टर, इसका नाम क्या है बेटा? पोलराइजेशन वेक्टर, ध्रुवण सदिश। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा, ध्रुवण सदिश क्या है। अब ये कुल मिला के इसका ध्रुवण घनत्व भी कई जगह पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो घनत्व क्या होता है? एकांक आयतन में। तो वही यहां ध्रुवण सदिश भी है कि किसी परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में, मान लीजिए कि इसका आयतन V होगा, ये पूरा आयतन V है, तो इसके एक छोटे से आयतन में, एकांक आयतन में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं। एकांक आयतन इसका ले लीजिए, फिर से समझ लीजिए, इसको P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। यहां ध्रुवण को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P वेक्टर से प्रदर्शित करते थे, लेकिन वो P वेक्टर और ये P वेक्टर डिफरेंट है, ये समझ लीजिएगा। P वेक्टर ये क्या है? एकांक आयतन में उत्पन्न वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ही है, लेकिन जब आयतन कितना हो? एकांक, तो उसी को हम क्या कहेंगे? ध्रुवण सदिश या ध्रुवण घनत्व कहते हैं। उसी को ध्रुवण घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में उत्पन्न वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं। मतलब इसके पूरे V आयतन की चर्चा नहीं करेंगे, एकांक आयतन में कितना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ उसको हम लोग ध्रुवण सदिश कहते हैं। अब इसके बाद अगर ये परिभाषा आपने समझ ली हो तो इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा की तरफ मूव करते हैं। तो इसके दोनों परिभाषाओं को आप एक बार, तो इसी डेफिनेशन को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं बेटा। ध्रुवण किसे कहते हैं? बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होना परावैद्युत ध्रुवण कहलाता है। ये पहली डेफिनेशन है। ध्रुवण सदिश क्या है? बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एकांक आयतन में उपस्थित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं। इसमें लास्ट थोड़ा सा जो डिफरेंट टाइप की हेडिंग थी, उसी में लास्ट हेडिंग है रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ। उसके बाद हम चैप्टर पे आ जाएंगे। तो रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ क्या होता है? इसमें भी ध्यान रखना है कि वे पदार्थ जिनमें प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य वैद्युत क्षेत्र के समानुपाती तथा अनुदिश होता है। फिर से सुनिएगा, यहाँ पे वे पदार्थ, जैसे आपने जो पदार्थ लिया है, वे पदार्थ जिनमें प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो आपने P वेक्टर लिया है या ध्रुवण सदिश कह लीजिए, जो ध्रुवण सदिश है वो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के समानुपाती तथा अनुदिश होता है। तो वही लिखा है, वे पदार्थ जिनमें प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य वैद्युत क्षेत्र के समानुपाती तथा अनुदिश होता है। ये एक्चुअल में ध्रुवण सदिश, ये बाह्य वैद्युत प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बजाय इसको आप कह सकते हैं कि ये प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह लीजिए या इसी को ध्रुवण सदिश कह लीजिए बेटा। इसी को क्या कह लोगे? ध्रुवण सदिश। वैद्युत क्षेत्र के समानुपाती तथा अनुदिश होता है। तो ध्रुवण सदिश जो है वो वैद्युत क्षेत्र के समानुपाती तथा अनुदिश होगा। यहां जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक आता है काई।
क्या आता है बेटा, काई ई, काई ई, जहां काई ई समानुपाती नियतांक है जिसे परावैद्युत पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। जहां काई ई क्या है, एक नियतांक है जिसे परावैद्युत पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये विमाहीन राशि है तथा परावैद्युत पदार्थ की ध्रुवता का मापक है। ये परावैद्युत पदार्थ में कितनी ज्यादा मात्रा में ध्रुवता हुई है या कितनी कम मात्रा में ध्रुवता हुई है उसी का ये मापन करता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि P इक्वल्स काई ई इंटू ई। काई ई क्या है, वैद्युत प्रवृत्ति है। यहाँ पे काई ई क्या है बेटा, वैद्युत प्रवृत्ति। लेकिन आपने यहाँ पे देखिए जैसे लिख रखा है कि ये विमाहीन राशि है, तो जब आप इसकी विमा निकालेंगे तो यहां से विमाहीन नहीं आएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है। तो ये आपके बुक में, बोर्ड की बुक में पता नहीं क्यों P इक्वल्स काई इंटू ई दिया है, लेकिन इसका रियल फॉर्मूला होता है जब ये समानुपाती हटाते हैं तो इसमें दो नियतांक आता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू काई इंटू ई। एप्सिलॉन नॉट जानते हैं पहले से, ये वैद्युतशीलता है, किसी भी पदार्थ की वैद्युतशीलता है, और काई तो आपने वैद्युत प्रवृत्ति लिखा ही है। अब यहां से अगर आप विमा निकालेंगे काई की तो ये विमाहीन आ जाएगा। जैसे इसको आपको करके दिखाते हैं, काई ई इक्वल्स क्या हो जाएगा, P अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। अब आप यहां से वैल्यू रख सकते हैं। P क्या है बेटा, P का मात्रक क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहां, एकांक आयतन में उत्पन्न, इसको स्मॉल p से लिख लीजिए। एकांक आयतन में उत्पन्न वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं। तो P, इसका P का विमा क्या होगा, मात्रक क्या होगा बेटा, P इक्वल्स होता है Q इंटू 2a, Q इंटू 2a। तो Q का मतलब कूलाम और मीटर अपॉन आयतन का क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। आयतन का क्या हो जाएगा बेटा, मीटर क्यूब। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि यहां पे अगर आप इसको देखें आगे कि Q इंटू 2a, तो कूलाम मीटर अपॉन मीटर क्यूब। आयतन का क्या होगा, मीटर मीटर मीटर, तो मीटर क्यूब, तो ये मीटर स्क्वायर बच जाए, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो कूलाम का क्या होता है, Q का 80 अपॉन मीटर स्क्वायर का L2, तो ये हुआ। अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का किसी भी फॉर्मूले से F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 या Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को फिर से देख लीजिएगा आप। तो आगे इसी को प्रोसीड करते हैं बेटा फर्दर। तो लाइटनिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसके कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q का क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट निकालना है तो एप्सिलॉन को इधर ले आइए, एप्सिलॉन नॉट को और इधर ले जाइए, Q स्क्वायर अपॉन F इंटू R स्क्वायर। तो इसी का आपको रखना है। Q स्क्वायर का क्या हो जाएगा, Q का 80, तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा, F का क्या हो जाएगा, अपॉन में न्यूटन, F का हो जाएगा MLT माइनस 2। F का क्या होगा बेटा, MLT माइनस 2। फिर उसके बाद दूरी का क्या होगा, L2। इसके बाद देखिएगा यहां पे एक टर्म और बच रहा है E। E का क्या होता है, F अपॉन Q। E इक्वल्स होता है बेटा F अपॉन Q। तो F का क्या होगा, MLT माइनस 2, Q का फिर से 80। तो आप देखिए ये सबसे नीचे वाले हैं सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 80 का 80 से मल्टीप्लाई होगा, 80 स्क्वायर हो जाएगा। यहां एक लाइन और इरेज कर रहे हैं थोड़ा सा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको यहीं कैंसिल आउट कर दीजिए, MLT माइनस 2 MLT माइनस 2 से L2 80
L2 AT ये ऊपर चला जाएगा और AT ऊपर एक और है तो ये हो जाएगा L2 A2 T2 और बीच वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो L2 A2 T2 तो ये सेम टर्म है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या आ गया, विमाहीन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा, तभी ये विमाहीन आएगा। तो इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट वाला टर्म होना चाहिए तभी ये आएगा। तो जो ये समानुपाती हटाते हैं तो जो नियतांक आता है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू काई इंटू ई होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि विमाहीन आ जाता है। तो इस तरह से हमने 2-3 डेफिनेशन छोटी छोटी पढ़ी। अब हम लोग आगे जो अपनी डेफिनेशन अब इस चैप्टर में वैद्युत धारिता शुरू करने जा रहे हैं। तो इन डेफिनेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए हमने इसको पहले स्टार्ट में कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आप देखिएगा नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है वैद्युत धारिता या चालक की धारिता। इसके बाद बेटा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वैद्युत धारिता या चालक की धारिता। वैद्युत धारिता या चालक की धारिता। अब धारिता शब्द क्या है बेटा, धारिता शब्द का शाब्दिक अर्थ है धारण करने की क्षमता। धारिता शब्द का शाब्दिक अर्थ है धारण करने की क्षमता। जैसे एक बाल्टी में 25 लीटर पानी आता है तो जो 25 है वो उसकी धारिता है। आप इसका मतलब ये नहीं कि उसमें 2 लीटर पानी रख दीजिए फिर कह दीजिए अब इसकी धारिता 2 लीटर है। वो 2 लीटर आप रख दीजिए, 4 लीटर रख दीजिए, 10 लीटर रख दीजिए, लेकिन उसमें मैक्सिमम कितना आ सकता है, 25 लीटर। तो उसकी धारिता फिक्स है कितनी, 25 लीटर। ऐसे ही मान लीजिए आप 2 रोटी खा सकते हैं, कुछ लोग 4 रोटी खा सकते हैं। तो जो 2 रोटी खा सकता है उसकी धारिता क्या है, 2। 4 रोटी खाने वाले की धारिता 4 है। अब इसका मतलब ये जो 4 रोटी खा सकता है उसको 2 रोटी खिला दीजिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी धारिता 2 है, उसकी धारिता 4 है। तो इसका मतलब धारिता किसी भी जो उपकरण है उसकी धारिता फिक्स होती है। तो धारिता के लिए धारिता शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी भी पदार्थ के ग्रहण करने की या धारण करने की क्षमता। तो ये लाइन भी लिखेंगे, धारिता शब्द का शाब्दिक अर्थ है धारण करने की या ग्रहण करने की क्षमता। अब परिभाषा कुल मिला के Q समानुपाती V से डिफाइन होगा कि किसी भी पदार्थ की वैद्युत धारिता उसको दिए गए, किसी भी पदार्थ को दिया गया आवेश उसमें उत्पन्न वैद्युत विभवांतर के समानुपाती होता है। किसी भी चालक पदार्थ को दिया गया आवेश उसमें उत्पन्न वैद्युत विभवांतर के समानुपाती होता है। जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं, जहां C पदार्थ की वैद्युत धारिता है। C क्या है बेटा, पदार्थ की वैद्युत धारिता। तो C इक्वल्स Q बाई V। यहां आपको क्या लग रहा होगा कि C डिपेंड कर रहा है Q और V पर। C डिपेंड कर रहा है Q और V पर, जबकि ये इंडिपेंडेंट है, ये निर्भर नहीं करता। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे मिस्टेक होती है ये कि C का मान Q और V पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि जैसे Q दोगुना हुआ V ऑटोमेटिक दोगुना हो जाएगा और Q का मान कम कर देंगे तो V ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो Q और V आपस में निर्भर करते हैं, इसका मान C पर निर्भर नहीं करता। वही मैंने कहा कि जैसे आप 2 कूलाम आवेश दे दीजिए तो इसका मतलब ये नहीं है जैसे वो 10 कूलाम रख सकता है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसकी धारिता अब 10 कूलाम है या 2 कूलाम है। मान लीजिए 10 उसके पास 10 कूलाम रखने की क्षमता है आवेश को, तो इसका ये मतलब है कि अगर उसे 2 कूलाम दिया गया तो वो उसकी धारिता नहीं है। तो अब ये
देखने से तो लग रहा था बातों से कि इसका मात्रक कूलाम होना चाहिए, जबकि आप देख रहे हैं इसका मात्रक कूलाम नहीं है, इसका मात्रक क्या है, कूलाम पर वोल्ट। तो इसका मतलब ये विभव पर भी निर्भर करता है। तो इसको समझने की कोशिश करिए, इसकी थोड़ी सी फीलिंग बढ़ाइए कि ये विभव पर कैसे निर्भर करता है। मान लीजिए कि कोई चालक पदार्थ है, इस पर कुछ आवेश है, अगर इस पर Q आवेश है, V विभव है, तो अगर हम जानते हैं विभव बराबर कार्य बटे आवेश, तो विभव बराबर अगर छोटा सा कार्य है, छोटा सा आवेश ला रहे हैं, छोटा सा आवेश कहां से लाओगे बेटा, अनंत से लाओगे। तो अनंत से अगर छोटा सा आवेश लाके इस पे रखना चाहते हो, तो अगर यहां पे आवेश कम होता तो इसका वैद्युत क्षेत्र कम होता, ये अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा बेटा, मतलब कुछ इसका वैद्युत क्षेत्र भी होगा E। तो अगर ये आवेश कम होता तो इसका मतलब विभव कम होता, V समानुपाती Q के। अगर आवेश कम, यहां पे इस पर पहले से उपस्थित आवेश कम होता तो यहां पर विभव कम होता। तो जो लाया गया आवेश है, वो लाने में जो किया गया कार्य है, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य वही विभव है। तो अगर यहां पे वैद्युत क्षेत्र कम होता, या कह लीजिए आवेश कम होता, तो इस आवेश को लाने में कम कार्य करना पड़ता। समझने की कोशिश करना बेटा, जब आवेश को लाने में कम कार्य करना पड़ेगा तो इसका मतलब हम ज्यादा आवेश ला के यहां रख सकते हैं। अगर ज्यादा आवेश लाके रख सकते हो तो उसकी धारिता बढ़ गई। तो अगर इसका विभव कम हुआ तो इस पर ज्यादा आवेश रखा जा सकता है, तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो अगर विभव कम हुआ तो धारिता बढ़ जाएगी। इस तरह से आपको ये फील आ रहा होगा कि ये व्युत्क्रम का रिलेशन होना चाहिए था। फिर से समझिए, अगर इस पर विभव कम है तो आवेश कम है, ये दोनों कम है। तो अगर हम आवेश को लाके इस गोले पर रखना चाहते हैं, तो जितना कम इस पर आवेश रहा होगा उतना आसान है यहाँ पे कार्य करना। अगर कार्य करना आसान है तो विभव प्रारंभ में कम रहा होगा। तो जैसे हम आवेश यहाँ पे जितना ज्यादा लाके रख देंगे वो उसकी धारिता होगी। तो अगर इसका विभव कम है तो इस पर ज्यादा आवेश रख सकते हैं, तो उसकी धारिता कम होगी, तभी तो मतलब उसकी धारिता बढ़ जाएगी। फिर से समझिए, इसका अगर इस पर हम dq आवेश ला रहे हैं, आवेश लाए, मान लो कि इस पर कैसे आवेश लाके रखे होंगे, पहले dq, इस पर कोई आवेश नहीं था ऐसे मानो। तो जब dq आवेश लाए तो इसने कहा कि भैया लाके रख दो, कोई प्रतिकर्षण नहीं। फिर जब दूसरा dq लाए तो ये जो पहले वाला dq था उसने कहा है इधर नहीं, दूर है, तो वो धक्का मारना शुरू करेगा। तो दूसरा dq लाना मुश्किल, क्योंकि एक dq का प्रतिकर्षण, अब उस dq को लाके तुम जबरदस्ती रख दिए। अब तीसरा dq लाओगे तो यहाँ पे जो दो dq आ गए थे वो उसको प्रतिकर्षित करेंगे। इस तरह से जितना यहाँ ज्यादा आवेश रहेगा, यहाँ आवेश को लाना उतना मुश्किल होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जितना ज्यादा विभव होगा, वहां से आवेश, अनंत से आवेश लाना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो विभव ज्यादा तो आवेश लाके रख नहीं सकते, तो उसकी धारिता कम होगी। आवेश को ही तो रखना है, जो आवेश ज्यादा रख ले उसकी धारिता ज्यादा, जो आवेश को कम रख पाए उसकी धारिता कम। तो अगर यहाँ पे विभव कम है तो अब आवेश को लाके इसको दोगे ना, तो ये आसानी से रख लेगा। तो आसानी से रख लेगा मतलब इसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि विभव और धारिता में व्युत्क्रम का रिलेशन है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लीजिए यहां से कि ये कैसे व्युत्क्रम का संबंध होता है। तो आवेश ज्यादा होगा तो धारिता ज्यादा होगी, और विभव ज्यादा होगा तो धारिता कम होगी। तो विभव कम होना चाहिए और आवेश ज्यादा होना चाहिए अगर आप किसी भी पदार्थ की धारिता बढ़ाते हैं। फिर से सुन लीजिए कि ये ना तो आवेश पर निर्भर करता है धारिता, ना ही विभव पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर किस पर करता है? ये उसकी बनावट पर निर्भर करता है, चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखिए, ये जो फॉर्मूला है वो किसी भी आकृति, जैसे ये मान लीजिए ये गंदी सी आकृति आपने ली, इस पर Q आवेश है, Q आवेश है, इसका विभव V है, तो इसकी धारिता तो C होगी, तो C इक्वल्स Q बाई V। ये किसी भी आकृति के लिए वैलिड है। इसमें ये नहीं है कि ये सिर्फ किसी निश्चित आकृति के लिए वैलिड है, तो ये सभी प्रकार की आकृतियों के लिए वैलिड है, वैध है। अब इसका विमा और मात्रक निकाल लीजिए। तो धारिता का मात्रक क्या होगा? धारिता का मात्रक कूलाम पर वोल्ट।
क्या मात्रक हो गया? कूलाम पर वोल्ट। अब कूलाम पर वोल्ट एक मात्रक हो गया, इसका दूसरा अन्य मात्रक हो गया फैरड। क्या मात्रक है बेटा? फैरड। यहां पे फैरड ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी इकाई है, इसके धारिता के मात्रक की बहुत बड़ी इकाई है फैरड। तो इतनी बड़ी इकाई हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं, तो इसके लिए हम छोटी इकाइयों का प्रयोग करते हैं, जैसे 1 मिली फैरड, 1 माइक्रो फैरड, 1 नैनो फैरड, 1 पिको फैरड, 1 फेम्टो फैरड। तो मिली फैरड का मतलब 10 की घात -3 फैरड, माइक्रो फैरड 10 की घात -6 फैरड, नैनो फैरड 10 की घात -9 फैरड, पिको फैरड 10 की घात -12 फैरड और फेम्टो फैरड 10 की घात -15 फैरड। तो ये छोटे छोटे मात्रक है जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं। फैरड बहुत बड़ा मात्रक है धारिता का, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये इसकी विमा देख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड एक चर्चा और करते हैं। C = Q/V। Q की विमा क्या है बेटा? AT। और विभव की विमा, विभव बराबर कार्य बटे आवेश, तो कार्य की विमा mL2T-2। इसके डिवीजन में 1 मान लीजिए, और यहां पे Q का AT, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो AT का AT से मल्टीप्लाई होगा, A2T2 अपॉन mL2T-2। अब इसको थोड़ा सुधार दीजिए, सबसे पहले m को ऊपर ले जाइए, m-1, l कहीं और नहीं है तो l ऊपर ले जाइए, l-2, T-2 ऊपर जाएगा तो T+4 हो जाएगा, T4 और A2। ये आपने विमा निकाल ली धारिता की। तो इसके बाद आप देखिएगा, अच्छा ये आपने इतना वैद्युत धारिता पढ़ लिया, ये धारिता की जरूरत क्या है, ये टर्म क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ना भूल गए। तो धारिता, ये वैद्युत धारिता का यूज क्या है, क्यों इसको पढ़ रहे हैं, क्या है संधारित्र। तो इसको समझने के लिए एक बात समझिए कि जैसे बहुत सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, जैसे आपके घर में फैन है, कूलर है, इनमें मोटर लगे होते हैं। इस मोटर को सडनली चलाने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट के करंट की जरूरत होती है। 25 से लेके 50 एम्पियर, 25 एम्पियर से लेके 50 एम्पियर तक के करंट की रिक्वायरमेंट होती है। और आप ये समझ लीजिए, जो मेन बोर्ड है आपका, जहां से अंदर लाइट आ रही है मेन बोर्ड, वहां भी मैक्सिमम 30 एम्पियर तक का होता है। तो आप सोचिए अगर किसी को 30 एम्पियर मतलब, और वो करंट आके यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे सर्किट में, तो अगर सारे सर्किट में डिवाइड हो गया तो 25 एम्पियर, अब एक फैन को मिल पाता है 5 एम्पियर कहीं, और उसे स्टार्ट होने के लिए चाहिए 25 एम्पियर, तो 25 एम्पियर कहां से लाओगे। तो उसमें हमने, आपने देखा होगा एक कंडेंसर टाइप ऐसे लगा दिया, इसमें ऐसे टर्मिनल लगे होते हैं, तो उसको कंडेंसर बोलते हैं, और हम लोग इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। तो ये ऐसी डिवाइस है जो आवेश को संग्रहित कर लेती है, आवेश को अपने पास रख लेती है, और अचानक से जब आपने स्विच ऑन किया तो फैन को अचानक चलाना है, तो इसने खपाच ढेर सारी एनर्जी, ढेर सारा करंट उसे प्रोवाइड करा दिया। एनर्जी क्या है, आवेश के फॉर्म में इसने ऊर्जा को संरक्षित कर रखा है, स्टोर कर रखा है। तो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, एक वैद्युत उपकरण है जो आवेश को स्टोर करता है, और जरूरत पड़ने पर ये ढेर सारा अमाउंट का ये आवेश प्रदान कर देता है। क्योंकि आप देखिए मोटर है, मोटर को पहली बार घूमने के लिए बहुत ज्यादा करंट चाहिए। अब इतनी ह्यूज अमाउंट की करंट कहां से आएगी, तो ये कौन देगा उसे, कैपेसिटर या कंडेंसर बेटा प्रोवाइड करेगा। तो वो यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रहा है, उसी स्टोरेज को हम पढ़ रहे हैं वैद्युत धारिता के टर्म में। तो यहां से ये पहली बात समझिए, जैसे आपने देखा होगा पहले कैमरा फ्लश निकलता था, फ्लैश, उसमें से फ्लैश चमकता था जो, तो उस फ्लैश को आप देखिए पहले से कि एक उसमें पेंसिल बैटरी लगी होती है, छोटे छोटे 2 सेल लगे हैं,
अब इस छोटे से सेल के पास इतनी पिद्दे से सेल के पास इतनी औकात है क्या कि उसको सडनली उतना चमक प्रोवाइड करा दे? उसको फ्लैश को चमकने के लिए 25 एम्पियर करंट चाहिए। अब इतना अमाउंट का करंट कहां से आएगा? तो उसमें हम छोटे छोटे संधारित्र लगा देते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं, जो इसे सडनली बहुत ज्यादा लाइट प्रोवाइड करा देते हैं, तो चमक आ जाता है, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, इतना ज्यादा अमाउंट का चमक आता है। तो आप सोचिए कि ये जो पूरा सेटअप पढ़ रहे हैं हम, वही पढ़ रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतनी अमाउंट की, ह्यूज अमाउंट की कैसे हम प्रोवाइड करा सकें। तो उसी को हम बनाने की कोशिश करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत। तो सबसे मेन रीजन क्या है पढ़ने का बेटा इसमें, कि जब कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसे स्टार्ट करने के लिए ह्यूज अमाउंट का करंट चाहिए। तो इतना करंट, अच्छा इतना चाहिए क्यों? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण के कारण। जैसे वो पंखा है तो आसानी से घूमने की कोशिश नहीं करेगा, वो जड़त्व में है, मतलब जड़त्व का नियम लागू होगा, जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहना चाहेगा, घूमने का विरोध करेगा। तो अब उसे ज्यादा अमाउंट का जब आप करंट प्रोवाइड कराएंगे तो वो पंखा घूम जाएगा। तो अगर वो पंखा घुमाना है तो बहुत ज्यादा ह्यूज करंट चाहिए, बहुत ज्यादा करंट चाहिए। तो इतना ज्यादा अमाउंट का करंट कौन प्रोवाइड कराएगा बेटा? ये कैपेसिटर या संधारित्र। तो यही इसका यूज है। अब आपने एक चीज और पढ़ी इसमें कि C इक्वल्स Q बाई V फॉर्मूला होता है आपका, C पर निर्भर नहीं करता। ऐसे 10वीं में आपने पढ़ा होगा I इक्वल्स V अपॉन R। I ना तो V पर निर्भर करता है, सॉरी R इक्वल्स V अपॉन I, R इक्वल्स V अपॉन I। जो R है रेजिस्टेंस, वो ना तो V पर निर्भर करता है ना तो I पर निर्भर करता है। जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे करंट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, तो ये R पर डिपेंड, R इन पर डिपेंड नहीं करता। तो R की डिपेंडेंसी ना तो V पर होती है ना तो I पर होती है। वहां भी आपने एक नया फॉर्मूला पढ़ा होगा, R इक्वल्स रो एल बाई ए। ये L पर निर्भर करता है, A पर निर्भर करता है R, ये V और I पर निर्भर नहीं करता। उसी तरह से Q और V पर ये C निर्भर नहीं करता बेटा, ये ध्यान रखना है आपको। ऐसे ही एक इसमें थोड़ा सा और समझ सकते हैं अगर आप जानना चाहें तो इसी में एक आता है, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज। अब आप सोचोगे ये कोरोना का पीछा ही नहीं छूट रहा है, ये फिजिक्स में भी कोरोना आ गया। आजकल कोरोना से पूरी दुनिया पीड़ित है, उसमें ये कोरोना एक नया इसमें फिजिक्स में भी आ गया। तो ये क्या है बेटा? तो ये मान लीजिए कि कोई पदार्थ है जिसको हमने आवेशित किया है, कोई चालक है जिसे हमने आवेशित किया है, तो आवेश दिए हो तो इसने अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र पैदा कर रखा है। तो इसके निकट कुछ विभव भी होगा, तो इसके चारों ओर एयर होगी कि नहीं? एयर होगी, तो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो पहले इन पर कोई भी आवेश नहीं था, लेकिन जैसे ये इसको देखेंगे, ये प्लस देखे तो इसमें भी लालच, इनकी भी जीभ लपलपाई, तो ये प्लस देख के यहां इनके निकट क्या एकत्रित हो गया बेटा? माइनस। और दूर वाली सतह पर प्लस, तो इनका ध्रुवण हो गया। अब ये प्लस इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा अपनी ओर, तो अगर ये अमाउंट बढ़ाते चले जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये निगेटिव इसमें से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और ये बिजली आप कड़कड़ के फॉर्म में यहां देखेंगे, इस पर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा हो गया तो ये आसपास की एयर का कंडक्शन बंद कर देगा, मतलब इसीलिए विभव कम होना चाहिए। विभव ज्यादा होने पे ये भी एक समस्या है कि जो आसपास की एयर है उनको ये चालक बना देगा और यहाँ पे बिजली जैसी चमक उत्पन्न होगी। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? कोरोना डिस्चार्ज। तो कोरोना डिस्चार्ज यहाँ पे आप एक टर्म नया है, इसको समझ लीजिए। तो इसका हमारे कोर्स से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन कोरोना डिस्चार्ज एक्चुअल में इस समय कोरोना ज्यादा पॉपुलर है, तो आपको ये ज्यादा समझ में आया होगा। तो इसके बाद अगर हम लोग आगे टॉपिक की चर्चा करें कि वैद्युत धारिता में इसमें थोड़ा बहुत, जैसे मान लीजिए कि Q इक्वल्स CV से C इक्वल्स Q बाई V, तो अगर इसकी परिभाषा और बनाना चाहते हो तो अगर इसे 1 वोल्ट ले लो तो C इक्वल्स Q हो जाएगा। तो यदि किसी चालक को 1 वोल्ट विभव पर 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न किया जाए, यदि किसी चालक पर 1 वोल्ट का वैद्युत विभव उत्पन्न किया जाए
तो चालक पर उपस्थित आवेश उसकी धारिता के बराबर होता है। चालक पर उपस्थित आवेश उसकी धारिता के बराबर होता है। तो मान लीजिए कि ये फैरड का मतलब क्या है। मान लीजिए किसी का मात्रक है 2 फैरड, किसी का मात्रक क्या है 2 फैरड। तो इसका मतलब अगर इसको हमने 2 कूलाम आवेश दिया है तो इसके विभव में कितने की वृद्धि होगी 1 की, तभी तो 2/1 2 आ जाएगा आंसर में, 2 फैरड। अगर इस पर हमने 4 कूलाम आवेश की वृद्धि करी है, अगर हमने चालक पर 4 कूलाम आवेश इसे हमने दे दिया है तो इसके विभव में कितनी वृद्धि हो जाएगी बेटा 2 वोल्ट की वृद्धि हो जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए कि किसी का मात्रक है 10 फैरड, ये बहुत बड़े मात्रक है, ये पॉसिबल नहीं है लेकिन आपको समझा रहे हैं कि 10 फैरड अगर मात्रक हो तो इसका मतलब है 10 कूलाम आवेश देने पर उसके वोल्ट में कितनी वृद्धि हो 1 वोल्ट की वृद्धि हो। तो इसका मतलब ये थोड़ा अच्छा संधारित्र है। अच्छा संधारित्र है का मतलब इससे ज्यादा, इसकी धारिता बहुत ज्यादा है। लेकिन अब ये सोचिए कि इतनी ज्यादा धारिता संभव है क्या। तो इसको समझने के लिए हम लोग इसमें एक छोटा सा अगला टॉपिक है गोलीय संधारित्र। तो गोलीय संधारित्र या गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता। तो इसको देखिएगा, मान लीजिए इस गोलीय चालक की धारिता हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं। इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, तो धारिता C = Q/V होता है और गोलीय चालक के लिए विभव होता है 1/4πε0 Q/ इसकी त्रिज्या R। तो इसकी वैल्यू इसमें रख दीजिए C Q/1/4πε0 Q/R। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा 4πε0 R। तो धारिता का मान कितना आ गया गोलीय चालक के लिए। यहां से आप कह सकते हैं कि गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। अब मान लीजिए इसमें छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चन करते हैं कि अगर पृथ्वी को एक चालक की भांति माना जाए तो उसकी धारिता बतानी है। पृथ्वी को एक चालक की भांति मानिए तो उसकी पृथ्वी की धारिता ज्ञात कीजिए। तो पृथ्वी की धारिता ज्ञात करने के लिए पृथ्वी भी गोलीय चालक है 4πε0 R। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है बेटा 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर का मतलब 10⁻³ तो ये ऐसे कह सकते हैं 6.4 × 10⁻, देखो यहां लगा रहे हैं पॉइंट तो ये 6 हो जाएगा, ये मीटर में आ गया बेटा। तो इसको रखो C = 4πε0 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो 4πε0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1/9 × 10⁹। R कितना है 6.4 × 10⁻⁶। तो ये 10⁻, यहां पे आया 6.4 अपॉन 9, 10⁻³ कलेक्ट कर लीजिए तो 10⁻³ ठीक। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 711, ऐसे कह लीजिए 0.7 × 10⁻³ अब ये 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000 से जो मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 711 हो गया। 1000 से मल्टीप्लाई किए तो 711, डिवाइड वाला ऊपर गया तो 10⁻⁻6 ये फैरड है। तो ये 711 माइक्रोफैरड। सोचो पृथ्वी की त्रिज्या इतनी बड़ी है, मतलब इतना बड़ा चालक गोला अगर लिए हो तो उसकी भी धारिता 711 माइक्रोफैरड है। ये वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। तो इसका मतलब इससे ही क्लियर हो रहा है कि पृथ्वी की जो धारिता है वो जो फैरड धारिता का मात्रक है ये बहुत बड़ा मात्रक है। इतना बड़ा मात्रक संभव नहीं है, इसीलिए इसको जनरली माइक्रोफैरड या नैनोफैरड इस फॉर्म में आप देखने को पाएंगे। तो पृथ्वी की धारिता कितनी है बेटा 711 माइक्रोफैरड। अब आपकी बुक में इसी को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हुए कहा है कि क्या इसे
आप अलमारी में रख सकते हैं, सॉरी एक, अगर किसी भी 1 मीटर, सॉरी क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1 मिनट, इसका न्यूमेरिकल मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि इसका न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, उसको देखिएगा आप। तो इसमें ये क्वेश्चन जो हमने किया है, ये क्वेश्चन था पृथ्वी को एक गोलाकार चालक की भांति मानते हुए इसकी धारिता की गणना कीजिए। तो पृथ्वी की धारिता कितनी आ गई बेटा, 711 माइक्रोफेरेड। अब दूसरा न्यूमेरिकल इसमें ये कह रहा है, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है कि 1 फेरेड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी। अगर 1 फेरेड लिया है, सी की वैल्यू कितनी ली है, 1 फेरेड, तो 1 फेरेड का अगर आपने चालक लिया है, गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी, क्या इसे आप अलमारी में रख सकते हैं। तो 1 फेरेड, C इक्वल्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये आर आपको ज्ञात करना है। तो आर इक्वल्स क्या हो जाएगा, C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो C कितना दिया है 1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9 मीटर। तो ये त्रिज्या कितनी बड़ी होनी चाहिए बेटा, 9 गुणा 10 की घात 9 मीटर की त्रिज्या होनी चाहिए। आप सोचिए पृथ्वी, अगर आप इसमें अगला पोर्शन पूछा है कि क्या इसे आप अलमारी में रख सकते हैं, तो इसकी तुलना आप पृथ्वी की त्रिज्या से कर लीजिए। तो अगर R अपॉन R पृथ्वी, तो ये 9 गुणा 10 की घात 9 है, और पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणा 10 की घात 6 है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1400, मतलब ये पृथ्वी की त्रिज्या से भी 1400 गुना बड़ा होना चाहिए। पृथ्वी की त्रिज्या से कितना ज्यादा है बेटा, 1400 गुना। तो अगर पृथ्वी को ही आप अलमारी पे नहीं रख सकते, तो उससे 1400 गुने किसी भी भाग को आप अलमारी में कैसे रख सकते हैं। तो इसका मतलब इसे अलमारी में नहीं रख सकते। तो इससे रिलेटेड ये 2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल थे। इसके बाद आप देखिएगा, इसी में अगर ये जो फॉर्मूला आपने निकाला है, अगर ये तो आपने निर्वात में लिया है, अगर यही गोलीय चालक को माध्यम में रख दिया जाए तो C निर्वात तो ये था, तो अगर C माध्यम में रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 का भाग दे दीजिए। तो C मीडियम अपॉन C वैक्यूम या C निर्वात, C माध्यम, तो ये क्या हो जाएगा, C माध्यम कितना है 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर, और C निर्वात 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, आर से आर, 4 पाई से 4 पाई, तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर होता है, एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्षिक वैद्युतशीलता। तो यहां पे आप कह सकते हो C मीडियम इक्वल्स C निर्वात इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये पहला फॉर्मूला आया है जिसमें निर्वात, इसकी धारिता एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है। अगर परावैद्युत पदार्थ आप इनके बीच में रख देते हैं तो धारिता देखिए निर्वात की धारिता से एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है। एप्सिलॉन आर का मान 1 से अधिक होगा हमेशा, तो इसका मतलब धारिता में वृद्धि हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है हमारे पास कि धारिता हम कैसे बढ़ाएं। ये ध्यान दीजिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपने कैलकुलेट किया है। जैसे F निर्वात अपॉन F माध्यम था, तो एप्सिलॉन आर इक्वल्स F माध्यम था। ऐसे ही E निर्वात अपॉन एप्सिलॉन आर, तो E मीडियम था। तो यहां पे C के फॉर्म में जो आप लिख रहे हैं तो ये इनटू हो गया है। इसका मतलब है यहां तो ये बल घट रहा था, माध्यम आने से बल का मान घट रहा था, माध्यम आने से वैद्युत क्षेत्र का मान घट रहा था, लेकिन यहां माध्यम आने से
धारिता के मान में वृद्धि हो जा रही है। तो माध्यम ये उल्टा होता है। अगर माध्यम में प्रवेश करा दिया जाए, इसके संधारित्र के मध्य में अगर किसी तरह से हम माध्यम इंट्रोड्यूस कर ले जाए तो उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है। तो ये एक बहुत बढ़िया टॉपिक रहा। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आप देखें। इसमें कह रहा है यदि किसी गोलीय चालक की वायु में धारिता सी, वायु एयर कह लीजिए, वायु में धारिता 2 पिको फैरड है, वायु में धारिता 2 पिको फैरड है। यदि इसे किसी माध्यम में रखने पर इसकी धारिता 12 पिको फैरड हो जाती है। सी माध्यम में रख दिया तो इसकी धारिता 12 पिको फैरड हो जाती है। तो माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो माध्यम का परावैद्युतांक देखिए एप्सिलॉन आर ज्ञात करना है। तो एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला क्या होगा? सी मीडियम अपॉन सी एयर। तो सी मीडियम कितना है? 12 पिको फैरड और 2 पिको फैरड। यहां मात्रक को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये डिवीजन में जाएगा तो दोनों मात्रक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये एप्सिलॉन आर का मान कितना आ गया बेटा? 6। एप्सिलॉन आर का मान कितना आ गया? 6। तो आप देखिए अगर 6 परावैद्युतांक पदार्थ रख दिया जाएगा, 6 जिसकी परावैद्युतांक कितना है? 6, तो उसकी धारिता देखिए सी मीडियम 12 हो गई। पहले कितनी थी एयर में? 2। अगर उसमें कितने परावैद्युतांक का रख दिया? 6, तो उसकी धारिता देखिए 2 से कितनी हो गई? 12। तो धारिता बहुत अधिक बढ़ गई। इससे ये कंक्लूजन निकलता है बेटा। तो इस तरह से इससे रिलेटेड 1-2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल और हैं, तो उनको हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इसी 1-2 फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो है उन्हीं को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। एग्जाम्पल करने से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो 2 भिन्न भिन्न त्रिज्या के गोलीय चालकों को समान आवेश से आवेशित करने पर, ये R1 त्रिज्या है, ये R2 त्रिज्या है, इसको दोनों को समान आवेश से आवेशित करने पर इनके पृष्ठ पर विभवों का अनुपात क्या होगा? इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है। तो इनके पृष्ठ पर विभवों का अनुपात सभी दिया है, 1/2 है। तो इनकी धारिताओं का अनुपात क्या होगा? अगर V1 अपॉन V2 दिया है 1/2, तो C1 अपॉन C2 कितना होगा? यही पूछ रहा है। तो C, Q और V में क्या रिलेशन है बेटा? पहले चालक के लिए, प्रथम चालक के लिए C1 इक्वल्स Q अपॉन V1 और द्वितीय चालक के लिए C2 इक्वल्स Q अपॉन V2, क्योंकि Q दोनों का सेम है। तो इन दोनों को आप देखिए V1 अपॉन V2 दिया है, तो V1 अपॉन V2 कैसे आएगा? समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे दीजिए। तो समीकरण 2 भाग समीकरण 1, तो C2 ओवर C1 आया है Q अपॉन V2 बटे Q अपॉन V1। तो ये हो जाएगा Q से Q कैंसिल आउट हो गया, V1 बटे V2। तो V1 बटे V2 दिया है 1/2, लेकिन ये C2 बटे C1 निकाला है। तो C1 बटे C2 क्या हो जाएगा? 2/1, अर्थात C1 अनुपात C2 हो जाएगा 2:1। तो ये इसका आंसर हो गया बेटा, 2:1। इस तरह से एक और क्वेश्चन देख लीजिए। एक 20 पिको फैरड धारिता के संधारित्र को एक 20 पिको फैरड धारिता के संधारित्र को C इक्वल्स क्या दिया है? 20 पिको फैरड धारिता के संधारित्र को 10 केवी विभवांतर, V इक्वल्स कितना दिया है? 10 केवी विभवांतर से आवेशित किया जाता है।
एक 20 पिकोफैरेड धारिता के संधारित्र को 10 केवी विभवांतर से आवेशित किया जाता है, तो संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान क्या होगा? तो आवेश का मान आपको बताना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C इक्वल्स आपने पढ़ा है Q बाई V, तो Q इक्वल्स क्या हो जाएगा? C इंटू V। तो C कितना है बेटा? 20। पिको का मतलब क्या होता है? 10 की घात माइनस 12, ये फैरेड हो गया। और वोल्टेज कितना दिया है? 10 केवी। के का मतलब किलो, किलो का मतलब 10 की घात 3। अब ये हो गया 2, तो यहां रहने दीजिए, 1 0 2 0 और 10 की घात 5 ये है, तो 10 की घात 5 गया प्लस में और 10 की घात माइनस 12, तो 10 की घात माइनस 7 हो गया। तो 10 से गुणा कर दीजिए और 10 से भाग दे दीजिए, जिससे माइक्रो में आंसर लिख सकें। तो अगर 10 से भाग देते हैं आप, तो 10 से गुणा भी करेंगे तो भाग देंगे, तो 0.2 इंटू 10 की घात माइनस 6, तो 0.2 माइक्रो कूलाम। ये 0.2 कूलाम आया है, तो 0.2 माइक्रो कूलाम आवेश हो जाएगा। तो एक प्लेट, 2 प्लेट होगी, तो एक प्लेट पर पॉजिटिव होता है बेटा, तो एक प्लेट पर निगेटिव होगा। तो अगर एक प्लेट पर प्लस 0.2 माइक्रो कूलाम है, तो दूसरे प्लेट पर माइनस 0.2 माइक्रो कूलाम आवेश हो जाएगा। फिर इसके बाद अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं, वो आगे के कुछ फॉर्मूले हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस पर बेस्ड है, तो उसका हम लोग चर्चा अगले टर्न पे करेंगे। बेटा एक छोटा सा रिक्वेस्ट हमने किया था कि वीडियो को लाइक कर दिया करें या डिसलाइक कर दिया करें, दोनों ऑप्शन आपके पास है, जिससे कि हमको आपकी अंडरस्टैंडिंग का आइडिया हो, आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये काम तो एटलीस्ट कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हैं, चैनल को पॉपुलर नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर दिया करें, और कमेंट सेक्शन में ये जरूर कमेंट कर दिया करें। आप पूरे टाइम पढ़ रहे हैं, 1 घंटे आपने मान लीजिए पढ़ा, तो 10 सेकंड 20 सेकंड का और ये टाइम वेस्ट कर लिया करें, जिससे कि हमको आइडिया हो आपके अंडरस्टैंडिंग का, आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, इसका कुछ आइडिया लगे। तो ये काम आप जरूर कर लिया करें। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।